नमस्कार प्रिय दर्शकों, पाठकों, परम प्रिय छात्र छात्राओं। हिंदी व्याकरण के अभ्यासार्थ हमने पूर्व में जो अभ्यास किया था वाक्य विचार पर, उसमें विभिन्न प्रकार के आयाम पर हमने अभ्यास किया था। वाक्य की रचना, वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद विशेष हैं, जो आपको हर स्तर पर परीक्षा के दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं, समझाए जाते हैं, पाठ्यक्रमों में रखे जाते हैं। अब इससे आगे हम अभ्यास करेंगे आज रचना के आधार पर वाक्य के विश्लेषण का और साथ ही उसके संश्लेषण का। प्यारे विद्यार्थियों, व्याकरण में जिस तरह से हमने शब्द वेद में शब्दों का परिचय या पद परिचय जिसको कहते हैं, पदान्वय कहते हैं, उसमें वाक्य में आए हुए प्रत्येक शब्द की अन्वय करते हुए, पहचान बताते हुए हमने उसका पद परिचय दिया था। उसी तरह से वाक्य रचना में भी वाक्य के संश्लेषण में हमें इस तरह की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है कि वो कैसा वाक्य है पहचान के दृष्टिकोण से, और उसका संश्लेषण क्या है, या उसका प्रत्येक शब्द दूसरे शब्दों से किस प्रकार से तालमेल रखते हुए संबंध रखता है, और उस शब्द का उस वाक्य में क्या महत्व है। इसी प्रक्रिया को वाक्य संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। आज हम इस पर अभ्यास करेंगे। देखिए, वाक्य विश्लेषण एवं वाक्य संश्लेषण ये दोनों ही अपने आप में वाक्य से संबंधित मुद्दे हैं। वाक्य विश्लेषण से तो आप ये आशा लें कि रचना के आधार पर निर्मित वाक्यों के, रचना के आधार पर जो वाक्य हैं, जैसे हमने सीखे थे क्रिया के आधार पर वाक्य भेद, इसी तरह से उसके अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। लेकिन यहाँ हमें ये विश्लेषण जो है ये केवल रचना के आधार पर निर्मित वाक्यों को उनके अंगों सहित अलग अलग करके उनका परस्पर संबंध बताना वाक्य विश्लेषण, या इसको वाक्य विग्रह भी कहा जा सकता है। वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह कहते हैं। यानी वाक्य में आए हुए शब्दों को, अंगों को विभिन्न प्रकार से उनको बताना, समझाना, ये वाक्य विश्लेषण है। और दूसरा इसके साथ ही है वाक्य संश्लेषण, जो ये इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें गद्य का लेखन करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वाक्य की रचना सूक्ष्मतर हो। इसलिए वाक्य संश्लेषण में क्या है कि जिस तरह से वाक्य विश्लेषण में वाक्य में आए उपवाक्यों को अलग किया जाता है, परंतु वाक्य संश्लेषण में अलग अलग वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है। जैसे छोटे छोटे वाक्य हों और उनको हमें ये कहा जाए कि इसका एक वाक्य बनाइए, तो उसका वाक्य बनाने की विधि रचना के दृष्टिकोण से वाक्य जो है तीन प्रकार के हमने पढ़े हैं। या तो उसको सरल या साधारण वाक्य में बनाएं, या उसको मिश्रित वाक्य में बनाएं, या उन दोनों तीनों वाक्यांशों को जोड़ करके उसका संयुक्त वाक्य के रूप में बनाएं। यही वाक्य का संश्लेषण है। अतः आज के अभ्यास में हम वाक्य विश्लेषण और वाक्य संश्लेषण पर विचार करेंगे। अब तक हमने रचना के आधार पर वाक्य तीन तरह के पढ़े: सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इन तीनों वाक्यों की विधि भिन्न भिन्न है। अतः सर्वप्रथम वाक्य रचना की दृष्टि से कैसा वाक्य है
ये पहचान करनी जरूरी है। ये आपको पढ़ाई करके पाठ्य पुस्तकों में कमी बताई जाती है। यानी आप जब वाक्य का विश्लेषण करेंगे तो पहली बात तो यह है कि आपसे पढ़ाई करके पाठ्यक्रमों में रचना के आधार पर बने वाक्य का ही विश्लेषण करवाया जाता है। अब वो रचना के आधार पर वाक्य 3 तरह के होते हैं और उनका विश्लेषण करने की 3 विधि होती हैं अलग अलग। जैसे सरल वाक्य की कुछ दूसरी विधि है और मिश्रित वाक्य की उससे थोड़ी सी भिन्न विधि है, और भाई आखिरी जो वाक्य है उसका संयुक्त वाक्य की कुछ दूसरी विधि है। इसलिए हमें सबसे पहले ये पहचान करनी पड़ेगी कि रचना के दृष्टिकोण से वो वाक्य सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। और ये पहचान करनी हमने पूर्व अभ्यास में सीख ली है कि यदि वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है तो तुरंत पहचान लीजिए वो सरल वाक्य है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। और मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के आश्रित एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों तो वो मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन ने कहा कि वह आज जयपुर जाएगा, ये मिश्रित वाक्य हुआ, की से जुड़ा हुआ है दोनों वाक्य। और तीसरी श्रेणी में आता है संयुक्त वाक्य। इसमें समानाधिकरण के 2 बराबर के से वाक्य होते हैं। जैसे सरला पढ़ रही है और गीता गाना गा रही है, और से जोड़ दिया इसको, ये 2 वाक्य हैं। सीता पढ़ रही है, ये भी अपने आप में वाक्य पूरा वाक्य है, और गीता गाना गा रही है, ये भी पूरा वाक्य है। लेकिन दोनों को मिलाकर के एक वाक्य बना दिया, इनको संयुक्त कर दिया कि सीता पढ़ रही है और गीता गाना गा रही है, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य बन गया। और इस तरह से इसी ज्ञान के आधार पर आप दिए वाक्य को तुरंत पहचानिए, समझ करके कि ये कैसा वाक्य है। सबसे पहली पंक्ति में आप ये उल्लेख कीजिए कि दिया गया समग्र वाक्य अमुक है, यानी वो सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। और ये पहचान करने के बाद में हम उसका विश्लेषण करेंगे, जो थोड़ा सा जटिल पड़ेगा। कैसे पड़ेगा जटिल, देखेंगे। वाक्य जो ही हमारे सामने आए, सर्वप्रथम वाक्य रचना की दृष्टि से कैसा वाक्य है ये पहचान करें, और उसके पश्चात हम ये सोचें क्या कि यदि वो जैसा भी वाक्य है उसका हम उल्लेख कर दें और फिर उसका विश्लेषण करें। सरल वाक्य का विश्लेषण। उदाहरण, मेरी बहन सरला कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। ये वाक्य दिया और आपसे कह दिया गया कि इस वाक्य का विश्लेषण कीजिए। तो प्रिय छात्रों, छात्राओं, बच्चियों, सबसे पहले आप ये सीखो कि इसमें ध्यान करें कि दिया वाक्य रचना की दृष्टि से सरल वाक्य है, ये सबसे पहले लिख दो। विश्लेषण के बिंदु हैं ये। विश्लेषण के बिंदु में दिया वाक्य रचना की दृष्टि से सरल वाक्य है, सबसे पहले तो ये बता दो। फिर इसमें यूं कहो, इस वाक्य में मेरी बहन सरला उद्देश्य है और कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है, ये विधेय है। क्योंकि वाक्य में सबसे पहले हमने, चाहे किसी भी तरह का वाक्य है, वो क्रिया के आधार पर है, रचना के आधार पर है, अर्थ के आधार पर है, कैसा भी है। लेकिन ये याद रखिए कि हर वाक्य में 2 अंग होते हैं। पहला अंग उद्देश्य और दूसरा विधेय। ये रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ आपका पूर्व ज्ञान का। इसलिए आप वाक्य की रचना का जो विश्लेषण आपको करना है उसमें सबसे पहले ये पहचानिए, सरल वाक्य है तो कि इसका उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। ये इसका दूसरा बिंदु हुआ। और फिर उस वाक्य की सामने शामपट पर मैंने आपके लिए हिंट्स दिए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए सीखिए। तीसरा उसका बिंदु है विश्लेषण करने का कि आप उसमें उद्देश्य और विधेय की पहचान करके और
आपको 8 खाने बनाने पड़ेंगे। ये नाम ही इसका सरल या साधारण वाक्य है, बाकी इसका विश्लेषण आगे के दोनों वाक्यों का जो हम करेंगे उससे कठिन है, इसलिए नाम के आधार पर ना समझें। इसका विश्लेषण करते समय हमने सबसे पहले तो ये पहचान करके ऊपर एक लाइन में दे दिया जवाब कि दिया गया समग्र वाक्य सरल वाक्य है, पूर्ण विराम। एक बात तो पूरी हुई, क्योंकि आपने ये पहचान कर ली तो फिर आप उसका विश्लेषण भी सही करेंगे। अब यदि वो सरल वाक्य है तो ध्यान में आए तुरंत कि इसके 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो आप इसके 8 खाने बनाने सीखिए। खाने बनाइए, चाहे मैंने जैसे किए हैं ऐसे लिख लीजिए। खांचे बना लोगे तो बहुत अच्छा है। यानी उद्देश्य एक खांचा तो ये होगा और दूसरा विधेय का। अब उद्देश्य में तो एक ही बात थी सिर्फ कि वो काम के करने वाला कर्ता होता है, यानी किसी भी वाक्य में कर्ता ही उसका उद्देश्य होता है कि उस कर्ता के बारे में वो बात कही जाती है। और फिर उसका उद्देश्य का कर्ता का विस्तारक हमें बताना पड़ेगा। यहाँ विस्तारक शब्द से आप घबराएं नहीं, विस्तारक से आशय यहाँ यही है वाक्य विश्लेषण में कि उसका विशेषण मानिए। जो भी शब्द की आप वो विश्लेषण कर रहे हैं उसका विस्तारक क्या है, यानी उसको फैलाव देने वाला क्या है, या उसका विशेष बात क्या है उसके पीछे, और वो प्राय करके आपको उस शब्द के, चाहे वो कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, पूरक है, जो भी है उसके पीछे मिलेगा। ये सदैव ध्यान रखिए। इसलिए पहले तो 2 खाने बनाइए, एक तो उद्देश्य का छोटा सा और उससे 3 गुना फिर आगे विधेय का, ऐसे। और फिर उद्देश्य और विधेय लिखते हुए फिर आप उसके नीचे स्पष्ट करिए साहब उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तारक। 2 खाने हो गए छोटे छोटे। वाक्य में बाद में पहचान करेंगे, पहले ये खाने बनाने सीखो। कर्ता, कर्ता का विस्तारक, ये उद्देश्य की बात तो पूरी हुई। फिर विधेय में लेंगे। विधेय में 3 बातें आपके सामने आएंगी। कर्म या कर्म का विस्तारक, यानी कर्ता के बाद में पूरा वाक्य जो है उसमें कर्म होता है, और उस कर्म की कोई विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो कर्म के विस्तारक। और फिर अंत में होगी क्रिया या क्रिया का विस्तारक, यानी क्रिया की का विशेषण। और वही बीच में जो चीज रह गई वो विश्लेषण के दृष्टिकोण से पूरक शब्द उसका काम में लिया विद्वानों ने कि उसको हम उस वाक्य की पूर्ति करने वाला, पूरक का मतलब है वाक्य की पूर्ति करने वाले शब्दों को पूरक कहा जाता है। अर्थात कोई पूरक शब्द है तो वो पूरक, और पूरक का विस्तार। इस तरह से ध्यान से यदि गौर करोगे तो कर्ता, कर्ता का विस्तारक 2, कर्म, कर्म का विस्तारक 4, और फिर पूरक बीच में लेंगे पूरक को, पूरक, पूरक का विस्तारक 6, और अंत में आती है क्रिया, तो क्रिया और क्रिया का विस्तारक। इस तरह से उद्देश्य के 2 खाने, विधेय के 6 खाने, 8 खाने बनाते हुए फिर वो वाक्य जो है सरल बन जाएगा आपके लिए। और उसमें आपको सिर्फ ये पहचान करनी है कि इसमें कर्ता क्या है, कर्ता की विशेषता क्या बता रहा है, कर्म क्या है, कर्म की विशेषता क्या शब्द बता रहा है, इसमें पूरक है तो पूरक क्या है, पूरक का विस्तारक क्या है, और अंत में आपको क्रिया जरूर मिलेगी। क्रिया और क्रिया का विस्तारक क्या है ये आप उसके नीचे नोट कर दें। और भाई आपके 8 खानों में 8 के ठाठ मैंने एक शब्द लिखा है, 8 के ठाठ, ये आपके 8 के ठाठ हो गए। और आपने सहज प्रक्रिया से सरल या साधारण वाक्य की जमा करके अच्छी तरह से और वाक्य विश्लेषण कर दिया। जैसे अब वर्तमान वाक्य क्या मैंने किया है वो बता रहा हूं। वाक्य यह है कि मेरी बहन सरला कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। विश्लेषण के बिंदु अ दिया वाक्य रचना की दृष्टि से सरल वाक्य है। दूसरा बिंदु, इस वाक्य में मेरी बहन सरला उद्देश्य है और कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है, ये विधेय है। चाहे यहाँ पर में लिख दें आप और यहाँ भी स्पष्ट हो गया। फिर वही बात 6 बिंदु में आ गई कि साहब ये तो इसका उद्देश्य है, ये विस्तारक है और ये विधेय हो गया। और अब बड़ा आसान है, खांचे तो हमने या खाने तो पहले ही बना लिए थे। कर्ता इसमें सरला है,
और सरला की विशेषता यह है कि वो लंबी है, मोटी है, ये नहीं है। सरला के पीछे है मेरी बहन, इसलिए कर्ता का विस्तारक हो गया मेरी बहन, साफ लिख दीजिए। और कर्म, इसमें भाई कर्म क्रिया का जब ये जवाब मिलता है, या क्रिया का फल जो जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है, कर्ता काम का करने वाला, और क्रिया का फल उस पर पड़ता है वो कर्म होता है। तो बहन, सरला बहन जो है वो क्या करती है, यानी पुस्तकें, कहानियों की पुस्तकें पढ़ती है, क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ा, तो ये कर्म हो गया पुस्तकें। इसकी हमने कारक पढ़े, उसमें सीखा भी था, कर्ता ने कर्म को लुप्त है, पुस्तकों को पढ़ती है, को यहाँ लुप्त है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पहचान लिया कि पुस्तकें जो है ये कर्म है। तो पुस्तकें ये कर्म जो का त्यों लिखिए। और कर्म का विस्तारक कहानियों की पुस्तक, कैसी पुस्तकें पढ़ती है, कहानियों की पुस्तकें या जासूसी पुस्तकें, या जैसी भी है प्रेमचंद की पुस्तकें आदि आदि, कोई भी हो, जो भी उसकी विशेषता बता रहे हैं पुस्तकों की, वो हम कर्ता के विस्तार के नीचे रख देंगे, पुस्तकें, कहानियों की पुस्तकें। और अब इसमें पूर्वक ढूंढें कि इसमें कोई पूर्वक है क्या, नहीं, पूर्वक बीच में कोई शब्द है ही नहीं, सिर्फ फिर क्रिया आ गई। तो यहाँ आप ध्यान दें, पूर्वक और पूर्वक का विस्तारक खांचा जरूर बनाएंगे, इसको छोड़ नहीं सकते हम। खांचा बना करके इसके नीचे, पूर्वक के नीचे ये डेस लगा देंगे, और अगला विद्वान जो आपको इसकी जांच करेगा, पूछेगा, आपसे वो समझ जाएगा कि आपको ज्ञान है, पूर्वक इसमें है ही नहीं, इसलिए पूर्वक रिक्त और पूर्वक का विस्तार रिक्त, यानी रिक्त न लिख करके सिर्फ डेस लगा दें। और फिर आया क्रिया और क्रिया का विस्तार, पढ़ती है, ये क्रिया ही वर्तमान काल की। और भाई क्रिया के पीछे लगा हुआ जो विशेषण है उसको आप पहचानिए कि बहुत पढ़ती है, तो बहुत यहाँ क्रिया का विस्तारक हो गया। और इस तरह से इस सरल वाक्य का हमने 8 खांचे बना करके सरल ढंग से ही इसका विश्लेषण कर दिया। अब मैं आपको एक थोड़ा सा जटिल सा वाक्य दे रहा हूं, वाक्य वैसे सरल ही है, लेकिन उसका और थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, कि अभ्यासार्थी तो चल रहे हैं हम, अभ्यास ही तो कर रहे हैं। दूसरा वाक्य मैंने स्वयं ने बना करके आपको दिया है कि राम के लघु भ्राता लक्ष्मण ने वीर मेघनाथ को युद्ध क्षेत्र में पैने बाणों से मार दिया। और क्योंकि इसमें उद्देश्य तो लक्ष्मण है, जो राम का छोटा भाई है, और उसने वीर मेघनाथ को इस क्षेत्र में बाणों से मार दिया, इसलिए उद्देश्य एक ही है और फिर विधेय एक ही है। ये पहचान हमने सीधी सी कर ली, इसीलिए सरल वाक्य है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसलिए पहचान सबसे पहले कीजिए, नहीं तो आप उड़द पुड़द हो जाएंगे। सबसे पहले रचना की दृष्टि से वो वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या वो संयुक्त वाक्य है, ये पहचान करिए। और उसको सबसे ऊपर आप लिख दें, ताकि आपका जांचकर्ता जो है उसको आप समझ ले कि विद्यार्थी विद्वान है, पढ़ा लिखा है, उसको ज्ञान है अच्छी तरह से, और वो पहली लाइन को देख करके आप पर प्रसन्न हो जाएगा। ऐ बिंदु में लिया, दिया गया वाक्य सरल वाक्य है। बस छोटी सी बात है, इसमें उद्देश्य और विधेय की पहचान कर नीचे खाने बनाकर विश्लेषण कीजिए। अब ये तो आपकी क्रिया, आपको काम करना है, ये लिखा है मैंने, और ये आपका प्रश्नोत्तर का उत्तर है कि दिया गया वाक्य सरल वाक्य है। ये पहचान हुई, और सरल वाक्य है, ये पहचान करते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि 8 खाने, 8 के 8, यानी इसमें 8 खाने बनाने हैं। क्या बनाने हैं? पहला खाना उद्देश्य का, जिसके 2 खांचे होंगे, कर्ता और कर्ता का विस्तारक। उद्देश्य लिख दिया है, सबसे ऊपर उद्देश्य लिख दो। फिर दूसरे खांचे में बीच में लिख दो विधेय, और विधेय के नीचे 6 खांचे बनाओ, कर्म, कर्म का विस्तारक, थोड़ी थोड़ी फासले से, ताकि ये नीचे चीजें लिखी जा सकें। पूरक, पूरक का विस्तारक, और क्रिया, क्रिया का विस्तारक। ये खांचे बनाते ही आपकी बात तुरंत समझ में आ गई, और आप फटाफट लिख देंगे कि
काम का करने वाला कर्ता यहाँ लक्ष्मण है, क्योंकि दिया वाक्य ये है कि लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था, इसलिए लक्ष्मण कर्ता है। और लक्ष्मण की विशेषता क्या है, यानी कर्ता लक्ष्मण का विस्तारक क्या है, इसके पीछे लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्या लिखा है, राम के लघु भ्राता, ये इसका विस्तारक है। तो इसको पूरा लिख दें, कर्ता का विस्तारक राम के लघु भ्राता। साहब इतने का तो हो गया। चाहे लक्ष्मण ने और लिख दो, यहाँ ये ने है ना, ये भी यहाँ आप शामिल कर सकते हैं। लक्ष्मण ने राम के लघु भ्राता, ये कर्ता का विस्तारक। अब बचा आगे विधेय। तो विधेय में कर्म क्या है इसमें, यानी लक्ष्मण ने किसको मारा, मेघनाथ को। और मेघनाथ की विशेषता क्या थी कि वो वीर था या परमवीर था या बलदाई वीर था, इस तरह से जो भी शब्द उसके पीछे उसकी प्रशंसा में लिखे हैं विशेषण के रूप में, वो उसके कर्ता के उसके कर्म के विस्तारक हुए। अतः कर्म हुआ मेघनाद को, इसको समेत इतना मेघनाथ को। और कर्म का विस्तारक है वीर। कैसा था मेघनाथ, बलदाई वीर था या बहुत वीर था, आज शब्द यहाँ लिख दीजिए वीर, इसमें वीर है तो वीर कर दो, कर्म का विस्तारक वीर। फिर पूरक, और पूरक का विस्तारक क्रिया तो अंत में आएगी, मार दिया, क्रिया मार दिया। और कैसे मार दिया, पन्य बाणों से, पन्य बाणों से, ये क्रिया का विस्तारक हुआ। यानी उन बाणों की विशेषता थी कि वो पन्य थे। और बच गया बीच में युद्ध क्षेत्र में। अब युद्ध क्षेत्र शब्द आप पूरक में रख दें, पूरक युद्ध क्षेत्र, और पूरक का विस्तारक इसमें कोई है नहीं, इसीलिए डेश लगा दें। यदि कोई चीज उसमें उपलब्ध नहीं है, पूरक या पूरक का विस्तारक नहीं है, तो उसमें डेश लगा दें। कर्म या कर्म का विस्तारक भी नहीं मिल सकता, कर्ता और क्रिया तो जरूर मिलेंगी, इनमें तो छूट हो ही नहीं सकती। इसलिए आप इस सरल वाक्य का विश्लेषण इस प्रकार से सहज प्रक्रिया से कर सकते हैं, जो हमने आज अभ्यास किया। दूसरी बात, अब आगे बढ़ेंगे, मिश्रित या मिश्र वाक्य का विश्लेषण। देखो, ये मैंने पूर्व कथन में, पराकथन में पहले ही बता दिया था कि वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। तो सरल या साधारण वाक्य का विवेचन या उसका विश्लेषण, शब्द साधारण या सरल है वो कठिन है, कठिन पड़ेगा। 8 खांचे बनाने का अभ्यास होना चाहिए और उसमें पहचान सही होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के उसका विश्लेषण सही बैठेगा। लेकिन मिश्रित वाक्य में आपने पहचान कर ली कि ये मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य में हमने ये पढ़ा था रचना की दृष्टिकोण से परिभाषा में कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा उसके आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य हो, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसलिए मिश्र या मिश्रित वाक्य में ऐसा यदि दिया हुआ है तो आप पहचानिए। उदाहरण में मैंने वाक्य लिखा है, कमलेश कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। अरे बच्चों, हमने ये सीखा है कि की जो तो ये सूक्ष्म सी पहचान मैंने आपको दी थी और इसको करता हूं। की का मतलब क्योंकि, की, कैसे इत्यादि शब्दों से दो वाक्य जुड़े हुए हैं, वो सरल वाक्य होगा। गांधी ने कहा कि मैं भारत को आजाद कराऊंगा, सरला ने कहा कि मैं आज गाना गाऊंगी। ये की जो है इससे जुड़ रहे हैं। की से जुड़ा वाक्य सीधी सी बात है, सरल वाक्य है। जो व्यक्ति बैठक में बैठा है वो कल भी आया था, जिसने इस साल 10वीं पास की है वो लड़की है, यानी उसमें एक वाक्य की दूसरा वाक्य विशेषता बताता है, इसलिए वो विशेषण वाक्य कहलाएगा। और तीसरा है तो से जुड़ेगा, इसलिए सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, जो, जिसने, जिसको, जिसको, ये विशेषण वाक्य होगा। और तो से जुड़ेगा वो तीसरी तरह का वाक्य होगा। इस तरह से हम इसकी पहचान करेंगे कि जो तो से। तो यहाँ जो हमारे पास वाक्य आया है, कमलेश कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि, ये दोनों वाक्य प्रधान उपवाक्य तो यह है, कमलेश कल कॉलेज नहीं गया और वह बीमार था। कारण कि वह बीमार था,
क्योंकि वह बीमार था इसलिए क्योंकि से जुड़ा है, तो आप पहचान करिए कि ये क्योंकि से जुड़ा है। इसलिए कैसा वाक्य हुआ? मिश्रित वाक्य हुआ। इसमें ये प्रधान उपवाक्य है और ये इसका आश्रित उपवाक्य है। अब इसका सीधा सा बात है, इसका विश्लेषण करेंगे। प्रस्तुत वाक्य मिश्र वाक्य है। ये तो बिंदु में मैंने आपको सिखाया कि पहचान करके ये जरूर लिखिए पहले। प्रस्तुत वाक्य मिश्र वाक्य है। ये की जो तो की पहचान तो हम इसलिए सीखेंगे कि इसका उपवाक्य जो है आश्रित उपवाक्य, उसकी हमें पहचान बतानी पड़ेगी इसमें कि इसका आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यदि वो आश्रित वाक्य की से जुड़ा हुआ है तो तुरंत पहचान लें कि क्योंकि से जुड़ा है, तो भाई वो तुरंत पहचान कर लें कि ये कैसा वाक्य है। बोलो, की से जुड़ा है तो संज्ञा उपवाक्य है। जो जिसने जिसको जिससे जुड़ा है, जो से बने हुए शब्दों से, तो तुरंत पहचान कर लें कि एक वाक्य दूसरे की विशेषता बता रहा था, विशेषण उपवाक्य है। और तो से जुड़ा है तो तब जब यदि आदि से जुड़ा है तो निश्चित मान लें कि ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अतः मिश्रित वाक्य या मिश्र का विश्लेषण कर रहे हैं। कमलेश कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था और इसमें अ बिंदु में प्रस्तुत वाक्य मिश्र वाक्य लिख दिया। प्रधान उपवाक्य है कमलेश कल कॉलेज नहीं गया, ये प्रधान उपवाक्य है। और इसका योजक है क्योंकि। अब इसमें खांचे भी, कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि इसके भी खांचे बना के बताया जाए, लेकिन खांचे इसमें बनाने की यूं जरूरत नहीं है कि इसमें दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर आश्रित, एक आश्रित है, दूसरा प्रधान उपवाक्य है। तो इसका विश्लेषण प्राय करके ऐसे ही किया जाता है कि प्रधान उपवाक्य है कमलेश कल कॉलेज नहीं गया ये, और इसका योजक यानी बीच में योजक है क्योंकि। इसका योजक इसका जोड़ने वाला क्योंकि शब्द है। और आश्रित उपवाक्य फिर बता दीजिए वह बीमार था। बस 3 बातें हो गई इसमें। अब ये पहचान कर लीजिए कि योजक से पहचान कर लीजिए इसमें आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्योंकि ये क्योंकि से जुड़ा है तो मेरे वाले सूत्र पर आइए कि जो तो पर की से जुड़ा है, क्योंकि से जुड़ा है, तो कह दें इसमें आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है। और साहब आपका मिश्रित वाक्य का विश्लेषण पूरा होगा। और इसके आगे बढ़ेंगे अब संयुक्त वाक्य का विश्लेषण। ये भी सरल है, ये मिश्रित से भी सरल है। क्योंकि संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जिसमें 2 समानाधिकरण वाक्य या 2 बराबर के अधिकार के वाक्य किसी संयोजक से या योजक से जुड़े हुए हों, वो संयुक्त वाक्य होता है। जैसे सरला पढ़ रही है और गीता गाना गा रही आदि आदि। कोई वाक्य हो, राम आया और मोहन गया आदि, सब वाक्य जो है और से, एवं से, तथा से, इनसे जुड़ते हैं। आप यहाँ ध्यान कीजिए, इसका वाक्य विश्लेषण करेंगे। जैसे संयुक्त वाक्य का विश्लेषण, उदाहरण, हरीश जयपुर से आया और रमेश सीखकर चला गया। 2 वाक्य हैं। और उससे पहले का हरीश जयपुर से आया, ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य हो गया। रमेश सीखकर चला गया, ये भी पूर्ण वाक्य हो गया। दोनों ही भूतकाल में है, लेकिन ये दोनों समानाधिकरण वाक्य होते हुए और से जोड़ दिए गए और इनका एक ही वाक्य बना दिया गया। इसलिए हम तुरंत पहचान लेंगे और, एवं, तथा, किंतु, परंतु इनसे जुड़ा हुआ है तो ये संयुक्त वाक्य है। और इसकी पहचान करते हुए हम पहला बिंदु लेंगे अ। प्रस्तुत वाक्य संयुक्त है या दिया गया वाक्य संयुक्त वाक्य है, इस तरह से लिख देंगे। ये इसकी पहचान हो गई, ताकि आप इसका विवेचन करो, अब इसका संश्लेषण करो तो आसानी से कर दोगे कि इसमें सरल वाक्य तो है नहीं, 8 खांचे बनाने की जरूरत नहीं है। अतः इसमें लिखेंगे, इसमें प्रधान उपवाक्य है, हरीश जयपुर से आया, ये समानाधिकरण वाक्य है वैसे, लेकिन ये इसका पहला वाक्य ये है, इसी को प्रधान मानते हुए कहेंगे। इसमें प्रधान उपवाक्य हरीश जयपुर से आया और योजक और वह समानाधिकरण उपवाक्य कह देंगे, रमेश सीख कर चला गया। और इसका सीधा सीधी बात हो गई,
हरीश जयपुर से आया और रमेश सीकर चला गया। यानी वाक्य को जो भी है, जैसा भी है, उसको आप फिर विश्लेषण करने के बाद में पढ़कर देख लें कि वो जो क्या चीज जम गया कि जैसे हमने यही किया था। फिर एक बार सरल वाक्य पर आ जाओ। इस वाक्य में आप सीधी सी बात है, मूल वाक्य जो दिया है वो आपका सारा इसमें आ जाएगा। राम के लघु भ्राता लक्ष्मण ने वीर मेघनाथ को इस क्षेत्र में पहने बाणों से मार दिया। आप पढ़िए, राम के लघु भ्राता, फिर वापिस आइए लक्ष्मण, राम के लघु भ्राता लक्ष्मण, ये तो उद्देश्य हुआ। वीर मेघनाथ को युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, पहने बाणों से मार दिया। यानी ये विश्लेषण आपको स्वयं ज्ञान करा देगा कि ये आपका वाक्य के सारे शब्द इसमें आ गए हैं ना, और आ गए हैं तो आपका सही हो गया। यहाँ भी आप ये देखिए कि इसमें संयुक्त वाक्य में ये पढ़ करके देख ले, हरीश जयपुर से आया और रमेश सीकर चला गया। ये दोनों समानाधिकरण वाक्य हैं और समानाधिकरण वाक्य का योजक और है। ये इसका सरल सा विश्लेषण है और करते हुए हमने तीनों प्रकार के वाक्यों का विश्लेषण सहज प्रक्रिया से सीखा, किया, अभ्यास किया। अब इसके लगे हाथ ही मैं इसका वाक्य संश्लेषण और लूंगा, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है। वाक्य संश्लेषण में क्या है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कोई भी 2, 3, 4 छोटे छोटे टुकड़े वाक्य में देकर के आपको कहा जाए कि इस वाक्य का संश्लेषण कीजिए, तो घबराए नहीं कि ये विश्लेषण तो सीखा था, संश्लेषण क्या बला आ गई। नहीं, आप उन वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए, यही उस वाक्य का संश्लेषण है। और संश्लेषण भी आपको उसको 3 तरह से करना पड़ेगा। उस दिए गए छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके या तो आप उसका संयुक्त वाक्य बनाइए, साथ ही या उसका सरल वाक्य बनाइए, या मिश्रित वाक्य बनाइए, या तीनों प्रकार के वाक्य बनाइए। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने लिखा है वाक्य संश्लेषण। उदाहरण, कालांश लगा, छोटा सा वाक्य है, पीड़ बजा, गुरुजी आए, एक्शन हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, कक्षा में पढ़ाया, दूसरी कक्षा में चले गए। अब ये 4 छोटे छोटे वाक्यांश कहो, वाक्य कहो या बात कहो, ये चारों लिख दी गई। हमें निर्देश दे दिया गया कि इनसे वाक्य संश्लेषण कीजिए, इन वाक्यों का संश्लेषण कीजिए, अर्थात इन चारों को जोड़ते हुए कोई एक वाक्य बनाइए। तो हम सीखेंगे। और एक में हमने इसका अभ्यास किया, कालांश लगते ही गुरुजी आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। ये संयुक्त वाक्य बन गया, क्यों और से जुड़ गया है। यहाँ भी ज्ञान लेने की बात है। कालांश लगते ही गुरुजी आए, ये पहला वाक्य हो गया प्रधान उपवाक्य, और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, ये इसका दूसरा समानाधिकरण वाक्य हो गया। और चूंकि ये 2 वाक्य दोनों और संयोजक से जुड़े हुए हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य है। तो चारों वाक्यों का हमने एक वाक्य बना करके आगे लिख दिया संयुक्त वाक्य, और ये इसका संश्लेषण हो गया। जैसे कालांश लगते ही गुरुजी आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, संयुक्त वाक्य। फिर इसकी यदि बट्ठे बात तो बनाएंगे, भाई कोई मिश्र वाक्य भी बनता है क्या, तो बनेगा 2। कालांश लगाई था कि गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए, फिर दूसरी कक्षा में चले गए, ये मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि ये यहाँ फिर से जुड़ा हुआ है। कालांश लगाई था गुरुजी कक्षा में आए, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए, ये तो प्रधान उपवाक्य हो गया। और फिर या तब फिर दूसरी कक्षा में चले गए, ये इसका आश्रित उपवाक्य हो गया एक। इसलिए ये मिश्र वाक्य हुआ, और हमने इसका दे दिया कि ये मिश्र वाक्य बन गया साहब। ये दूसरी तरह का वाक्य बनाया। तीसरा इसी से वाक्य बनाया, कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, ये सरल वाक्य हो गया। इसमें ना और है ना किंतु परंतु है। कालांश लगते ही गुरुजी, यानी भाव जो टुकड़े में जो दिए थे वो उन सारों का भाव इसमें आ जाना चाहिए, या उसका यूं कहो कि सरलार्थ या उसका भावार्थ यहाँ एक वाक्य में आ जाना चाहिए। वो इसकी वो संश्लेषण हो गया।
कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। ये सरल वाक्य हो गया। और इसी तरह से उदाहरणार्थ अनेकों वाक्य आप लीजिए और बनाइए, संश्लेषण कीजिए। मैंने एक नीचे दिया है, हमारे घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे। सरल वाक्य हो गया। और इसको हम मिस्र में बनाएंगे तो यूं बना देंगे, हम घर से बाहर निकले ही थे, हम घर से बाहर निकले ही थे कि आसमान में बादल छाने लगे। किसे जुड़ गया तो ये मिश्रित वाक्य हो गया। वही वाक्य है भाई, हमारे घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे। इसमें ये सरल वाक्य था, एक ही उद्देश्य था, एक ही विधेय था, इसलिए सरल वाक्य था। अब को मिश्र को रूप में बनाएंगे तो यूं कर देंगे, हम घर से बाहर निकले ही थे कि आसमान में बादल छाने लगे। ये साहब मिश्र वाक्य हो गया। सरल से इसको मिश्र बना दिया। और संयुक्त वाक्य में मतलब समानाधिकरण बनाओ तो यूं कर सकते हो, हम घर से बाहर निकले ही थे और हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे। नहीं, यूं कर दो, हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे। ये दोनों समानाधिकरण वाक्य और योजक से जुड़ गए, इसलिए संयुक्त वाक्य हो गया। तो बच्चों, हमने फिर ये संश्लेषण और विश्लेषण साथ साथ ही ले लिया और इसका आज अभ्यास किया। आपको एक विशेष प्रकार का प्रकरण आज समझाने की कोशिश की है। आप इसको पढ़िए, समझिए और विभिन्न प्रकार के वाक्यों को जोड़ते हुए, उसका निग्रह करते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए अभ्यास कीजिए। आपका ज्ञान भगवान स्थायी करे। नमस्कार।